हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सामाजिक अध्ययन का जो सेकंड पेपर है उसके मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें छठा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें लिंक को। ये देखिए, ये सिलेबस है और इसमें कुल 8 भाग है वो दे रखे हैं और इन 8 भागों के माध्यम से दोस्तों अपन 150 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। बताइए, 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? किसके बारे में ये कहा गया है या माना गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नाना साहिब। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों नाना साहिब ने, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही और उनके बारे में ये माना गया है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वेद के कौन सी मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 10वें मंडल में मिलता है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है? मुगल कालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आईने अकबरी में। आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख है वो मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, और इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चोल साम्राज्य है वो प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति है ये अजात शत्रु के समय ये बौद्ध संगीति है वो आयोजित की गई थी और ये राजगृह में आयोजित की गई थी दोस्तों, राजगृह बिहार में। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उषा मेहता ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उषा मेहता ने। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। मुगल काल में सैन्य विभाग का अधिकारी है वो कौन होता था? तो वो होता था दोस्तों मीर बख्शी। कौन होता था? मीर बख्शी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। नेक्स्ट आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, एतमाद उद्दौले के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एतमाद उद्दौले का मकबरे का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है नूरजहां ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नूरजहां ने अपने पिता एतमाद उद्दौला की याद में आगरा में इस मकबरे का निर्माण है वो करवाया था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौर्य काल में विष्टि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? विष्टि शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बंधुआ मजदूर के लिए दोस्तों ये प्रयोग किया गया था विष्टि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ?
कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बंबई अधिवेशन में। बंबई अधिवेशन में यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में कांग्रेस का जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो पेश किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित थे? तो दोस्तों बंगाल में क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना से संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो यहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का संबंध है वो अनुशीलन समिति से नहीं था, बाकी बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त इनका संबंध था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। 1 और 2 इसमें सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को क्या पुकारा जाता था? तो दोस्तों लेखाकार को मजूमदार पुकारा जाता था, मजूमदार। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मजूमदार। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा सतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध की विजय तथा सतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है शिलालेख 13 में इसका वर्णन है वो मिलता है, शिलालेख 13 के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर चुनना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 1857 के विद्रोह म्यूटिनी के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए, विद्रोह म्यूटिनी सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संत कवि आलवारों के आराध्य देव हैं। संत कवि आलवारों के आराध्य देव हैं, तो आराध्य देव कौन है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है विष्णु। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। आलवार का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है। आलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आंडाल। आंडाल सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आंडाल है ये एक महिला आलवार भक्ति संत थी, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम है वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा वो है परुषणी। परुषणी है वो रावी नदी का प्राचीन नाम था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमलानंद घोष, जिसको ए घोष के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है वो नहीं है। यहाँ पर देखिए काली सिंध की सहायक नदी निवाज है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए बनास की यहाँ पर सहायक नदी सागी दे रखी है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। सागी है ये दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी है। और बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? बेडच है, गंभीरी है, कोठारी है, डाई है, मानसी है, खारी है, ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं।
लेकिन यहाँ पे सागी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। माही की सहायक नदी दोस्तों चाप है, बिल्कुल सही है। साबरमती की सहायक नदी वाकल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता, बताइए कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये रुंडित सरिता बोलते हैं दोस्तों बाणगंगा को। किसको? बाणगंगा को। और बाणगंगा नदी को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और रेगिस्तान को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ प्रभावित है, तो दोस्तों बीहड़ प्रभावित जो जिले हैं वो है कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, ये दोस्तों बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। चंबल घाटी क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं, ए नंबर का ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झालावाड़। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है ये पश्चिमी राजस्थान में BSHW। तो ये देखिए, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर में BSHW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम है दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यह है काजरी का पूरा नाम, और इसकी स्थापना है वो दोस्तों जोधपुर में की गई 1959 में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित युग्मों का मिलान कीजिए। एक तरफ भाग है तो दूसरी तरफ अनुच्छेद है। अपने को बताना है कि कौन से भाग में दोस्तों कौन कौन से अनुच्छेद है वो आते हैं। देखिए यहाँ पे पंचायती राज, पंचायती राज है ये दोस्तों अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 या ओ तक पंचायती राज से संबंधित जानकारी मिलती है दोस्तों। आगे देखिए, सहकारी समितियों का उल्लेख है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो सहकारी समितियों का उल्लेख 243 ZH से लेकर 243 ZT तक इसका उल्लेख किया गया है। और नगर पालिकाओं का जो उल्लेख है वो दोस्तों 243 तय से लेकर 243 6 तक इसका उल्लेख है वो मिलता है। और संघ राज्य केंद्र का जो उल्लेख है वो दोस्तों 239 से 242 अनुच्छेद तक मिलता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा है वो किया गया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकसभा में दल बदल कानून से संबंधित तथ्यों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। लोकसभा में दल बदल कानून से संबंधित तथ्यों पर विचार कर सही कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अपने को दोस्तों कोट भाषा में उत्तर देना है। दल बदल कानून से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं, कोट भाषा से अपने को उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है।
देखिए इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। निर्दलीय सदस्य निर्वाचन पश्चात किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होना, बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण पश्चात राजनीतिक दल में शामिल होता है तो दल बदल कानून में दोषी नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल दोषी है। ये तीसरा नंबर का कथन इसमें गलत हो जाएगा, दल बदल से संबंधित। चौथा देखिए, संसद में किसी प्रकार के मतदान में स्वेच्छा से भाग लेना व मतदान देना दल बदल का उल्लंघन नहीं है, तो बिल्कुल उल्लंघन है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन क्या है, इसमें सही है। ठीक है, 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नांकित तथ्यों पर क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए कथन ए और कारण आर दे रखा है, बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति है वो संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों है वो क्या है, इसमें सही है। दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए मूल अधिकारों में असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। आगे देखिए मूल अधिकार स्थायी है, ये गलत हो जाएगा। मूल अधिकार है वो दोस्तों स्थायी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही है इसमें, दूसरा इसमें क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 सही है। मूल अधिकार में दोस्तों कटौती या कमी है वो सरकार है वो कर सकती है, यानी कि संसद कर सकती है। तो यहाँ पर इसमें केवल 1 सही है। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्च न्यायालय से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित 2 कथन दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण से संबंधित वाद विवाद राज्य विधानमंडल में किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल में दोस्तों वाद विवाद है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कथन गलत है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोनों गलत है। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से प्रधानमंत्री के संबंध में सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। प्रधानमंत्री के संबंध में सही कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, सिर्फ एक ही कथन सही है, बाकी के इसमें सारे गलत हैं। देखिए, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः सविवेक का प्रयोग है वो करता है। कौन, प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सर्जन निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सर्जन निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है संविधान द्वारा, संविधान द्वारा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संविधान द्वारा। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए असुमेलित छांटिए, एक तरफ मुख्यमंत्री है तो दूसरी तरफ संबंधित राज्य के राज्यपाल है वो दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ये राजस्थान के तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। हरदेव जोशी है, ये दोस्तों मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। शिवचरण माथुर है,
ये बिहार, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों शिवचरण माथुर है, ये असम के राज्यपाल है, वो रह चुके हैं, बिहार के नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जगन्नाथ पाटिया है, ये हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल तो कर सकता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है, लेकिन महाधिवक्ता को हटा भी सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि किसे पद से हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटा नहीं सकता। तो यहाँ पर इसमें 2 और 3 कथन क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित असत्य कथन छांटिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित असत्य कथन है वो क्या करना है, छांटना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें CR चौधरी RPSC के ऐसे अध्यक्ष जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, तो CR चौधरी है। ठीक है, CR चौधरी RPSC के ऐसे अध्यक्ष हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, बिल्कुल सही बात है। हबीब खां गोरान RPSC के ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व इस्तीफा दिया था, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, RPSC में अब केवल एक बार ही महिला अध्यक्ष बनी, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। RPSC में दोस्तों 7 महिला सदस्य है वो रही है अब तक। ठीक है, जिसमें कांता भील है, प्रकाशवती शर्मा है, दिव्या सिंह है, मंजू शर्मा है। तो ये अपना सी नंबर का इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये RPSC से संबंधित असत्य कथन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। देखिए, अभी तक एक भी महिला RPSC के अध्यक्ष नहीं बनी, 7 महिला है वो दोस्तों सदस्य बनी थी, सिर्फ और सिर्फ सदस्य बनी थी, जो कि मैंने आपको बताया था। कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, मंजू शर्मा, संगीता आर्य। ठीक है, ये सदस्य बनी थी, अध्यक्ष नहीं बनी। और यहाँ पर एक बार ही महिला अध्यक्ष बनी, गलत हो जाएगा, एक बार भी नहीं बनी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित सत्य नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है, वो अपने को बताना है। देखिए, संवैधानिक व स्वतंत्र निकाय है राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए, आयोग ने 17 जुलाई 1994 से कार्य प्रारंभ किया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। कार्य प्रारंभ किया था दोस्तों 1 जुलाई 1994 से, 17 जुलाई से नहीं, 1 जुलाई से किया था। तो ये अपना बी नंबर का गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है। नगरीय संस्थानों हेतु अनुच्छेद 243 ZA है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये असत्य कथन है। 38 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों का निम्नांकित में से किन विषयों में विशेष ज्ञान होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए मनोनीत किए सदस्यों का निम्नलिखित में से किन विषयों में विशेष ज्ञान होना चाहिए, किन विषयों में विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, साहित्य में बिल्कुल होना चाहिए, विज्ञान में भी होना चाहिए, कला में भी होना चाहिए, समाज सेवा में भी होना चाहिए, खेल में जरूरी नहीं है, सहकारी आंदोलन में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 को छोड़कर बाकी सभी हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान किस सिद्धांत पर बल देता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान किस सिद्धांत पर बल देता है, तो ये दोस्तों अनुभवजन्य और व्यवहारिक अध्ययन पर बल देता है दोस्तों। अनुभवजन्य और व्यवहारिक अध्ययन पर दोस्तों ये बल देता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समानता का अर्थ समान अवसर
यह विचार किसका है? समानता का अर्थ है समान अवसर। यह विचार किसका है? यह विचार है दोस्तों लास्की का विचार है ये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लास्की का ये विचार है। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 कथन है वो दे रखे हैं, अपने को बताना है कौन सा सही है। देखिए अनुच्छेद 1 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना बिल्कुल है। नागरिकों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना, ये भी है। तीसरा, इसके सभी सदस्य सार्वभौम एवं समान है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित दोस्तों पहला और दूसरा है, तीसरा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया? 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए किसके द्वारा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दोस्तों वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2002 में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 ये दोनों दे रखे हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दी गई विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर है वो चुनना है। यहाँ पर अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है। ठीक है, 2 कथन दे रखे हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए, भारत के प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हैं वो विदेश नीति के उद्देश्य को गुटनिरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। दूसरा देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। प्रयास किया, तो यहाँ पर इसमें केवल एक सही है, यानी कि कथन 1 सही है और सेकंड गलत है। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? कथन 1 सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो दोस्तों 4 मिनट का समय है वो लगता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, बेंगुला या बेगुएला धारा प्रवाहित होती है। ये प्रवाहित होती है दोस्तों अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे ये बेंगोला धारा है वो प्रवाहित होती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा ये ठंडी जलधारा है दोस्तों। ये यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये महाद्वीप दे रखे हैं दोस्तों, तो इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और फिर दोस्तों नंबर आता है यूरोप का। ठीक है, तो यूरोप देखिए, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप सबके लास्ट में मिलेंगे। तो देखिए यूरोप ये रहा सबके लास्ट में, ऑस्ट्रेलिया देख ली ये रहा सबके लास्ट में। लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पे अंटार्कटिका दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। नीचे से दूसरा स्थान है वो यूरोप का आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 7 महाद्वीप है, सबसे बड़ा है एशिया नंबर 1, नंबर 2 पे अफ्रीका,
नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ 4 ही दे रखे हैं और 4 महाद्वीप दे रखे हैं, इनको अपन घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अंटार्कटिका तो 5वें नंबर पर आता है महाद्वीप की श्रेणी में, ऑस्ट्रेलिया आता है 7वें नंबर पे। आगे देखिए, यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यूरोप तो 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 कथन इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रोरिंग फोर्टीज जिसको गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज जिसको गरजता चालीसा शब्द प्रयुक्त होता है, इनके लिए बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। देखिए, सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य दोस्तों ये प्रवाहित होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं दोस्तों ये गरजता चालीसा। तो यहाँ पर इसमें गरजता चालीसा या तूफानी चालीसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव किसी दशाएं किसी ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव किसी दशाएं किसी ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अश्व अक्षांश। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अश्व अक्षांश। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। सूची फर्स्ट में यहाँ पर देश दे रखे हैं और सूची सेकंड में औद्योगिक क्षेत्र है वो दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा औद्योगिक प्रदेश है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है पीटर्सबर्ग। कौन सा है? पीटर्सबर्ग। और यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों यार्क शायर है जो औद्योगिक क्षेत्र है। जापान का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है दोस्तों किनकी, और रूस का है दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 2143। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है, तो दोस्तों ये जोड़ता है वैंकूवर को हेलिफैक्स से जोड़ता है दोस्तों। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है तो ये वैंकूवर को हेलिफैक्स से जोड़ता है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें दोस्तों भूस्खलन की समस्या है वो सामान्य है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो सीधी सी बात है, पहाड़ है वो ढहते रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है 9 राज्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताएं अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। देखिए भारत के नक्शे के अंदर यहाँ पर सीधा सा मैं बोलूं 4 नदियां दे रखी है, गोदावरी, कावेरी, चंबल और नर्मदा। अभी इनके अंदर आप नक्शे के हिसाब से लगा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ अपने को लेकर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी है वो सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। चंबल नदी है वो सबसे ऊपर आएगी, फिर उसके बाद में दोस्तों नर्मदा आएगी,
ठीक है। फिर आएगी दोस्तों इसमें गोदावरी, और सबसे दक्षिण में दोस्तों यहाँ पर कावेरी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी। सी डी ए बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कौन सा या कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। 4 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पवन पछुआ पवनें चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ध्रुवीय पूर्वी पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें ज्यादा स्थिर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये भी कथन गलत हो जाएगा, तो इसमें ए और बी कथन क्या है, सही है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये वन पाए जाते हैं दोस्तों केरल तट के सहारे। केरल तट के सहारे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मृदा संस्तर के संदर्भ में ओ संस्तर क्या है। ओ संस्तर क्या है, तो दोस्तों ओ संस्तर मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत है। ये मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत है ये ओ संस्तर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एक भूमि के खंड पर विभिन्न फसलों को एक सुनियोजित अनुक्रमण में उगाना कहलाता है। एक भूमि के खंड पर विभिन्न फसलों को एक सुनियोजित अनुक्रमण में उगाना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों फसल चक्र। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फसल चक्र। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है। कौन सा औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है ये, तो ये झारखंड में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष पर रहे देशों का सही क्रम का चुनाव करना है। दोस्तों देखिए, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष पर रहे 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से सही कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। उपयुक्त में से सही कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए IHDI का प्रारंभ 2010 में हुआ। IHDI का प्रारंभ 2010 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। IHDI की गणना मानव विकास सूचकांक के सापेक्ष की जाती है, बिल्कुल सही बात है। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में असमानता के कारण HDI में हानि 31% है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सभी सॉरी नहीं, तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सभी सही है। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का दोस्तों इसमें 6ठा स्थान है। कौन सा, 6ठा स्थान है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में सत्य कथन का क्या करना है, चुनाव करना है कि कौन सा सत्य कथन है। दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा इसमें सत्य कथन है। यहाँ पर देखिए, कोई भी व्यक्ति बहुआयामी निर्धन माना जाएगा यदि वह निर्धारित संकेतकों में कम से कम 1/3 संकेतकों में अभावग्रस्त हो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में शीर्ष पर रहे देश और अंतिम स्थान पर रहे देश का क्रमशः चुनाव करें। विश्व को यानी कि सबसे ज्यादा खुश देश कौन सा है, सबसे ज्यादा खुश देश है वो है दोस्तों फिनलैंड। कौन सा है, फिनलैंड। और सबसे दुखी देश कौन सा है, तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर योजना व्यय के अधीन आता है या आते हैं। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर योजना व्यय के अधीन आता है या आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें रक्षा व्यय भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ब्याज अदायगी भी आती है, वेतन एवं पेंशन भी आती है, उपदान भी आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों ही सही है। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने के कारण, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने के कारण दोस्तों आईएस वक्र दाहिनी और विवर्त होगा। आईएस वक्र है वो दाहिनी और विवर्त होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुद्रा की सर्वाधिक तरल एवं संकुचित अवधारणा कौन सी है। तो कौन सी है वो, तो वो है दोस्तों इसमें M1। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा M1। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। बताइए राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। तो दोस्तों आधार वर्ष का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वो है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जून 1997 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत कृषि व संबंध गतिविधियों में लगे किसानों को कितने रुपए का ऋण कितने प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत कृषि व संबंध गतिविधियों में लगे किसानों को कितने रुपए का ऋण कितने प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 लाख रुपए का ऋण 7% ब्याज की दर पर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 72 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है तो वो है ऊंची कीमतें। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऊंची कीमतें। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और कारण आर दे रखा है। कथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राजकोषीय घाटा है ये बजटीय घाटे से बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर दोनों के दोनों यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मांग वक्र दिखाता है कि मूल्य और वस्तुएं चाही गई मात्रा के बीच संबंध है। मांग वक्र दिखाता है कि मूल्य और वस्तु की चाही गई मात्रा के बीच संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिलोम अनुपातिक और प्रतिलोम संबंध भी।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बढ़ता हुआ प्रतिफल आपूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव डालता है? बढ़ता हुआ प्रतिफल आपूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव डालता है? तो दोस्तों क्या प्रभाव डालता है? तो बाएं से दाएं सकारात्मक झुकाव, बाएं से दाएं सकारात्मक झुकाव, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा वक्र यह बताता है कि विक्रेता दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है? निम्न में से कौन सा वक्र यह बताता है कि विक्रेता दिए गए मूल्य पर विक्रय करने की इच्छा रखता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है आपूर्ति वक्र। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रूस का अंतिम जार यानी कि सम्राट, जिसे दो क्रांतियों 1905 ईस्वी की और 1917 ईस्वी का सामना करना पड़ा था। बताइए दोस्तों, यहाँ पर रूस का अंतिम जार या सम्राट, रूस का अंतिम सम्राट जिसे दो क्रांतियों का सामना करना पड़ा, एक तो 1905 में और एक 1917 में, तो राइट आंसर हो जाएगा उनका नाम है निकोलस सेकंड। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निकोलस सेकंड। 78 नंबर का प्रश्न है, रूस के इतिहास में खूनी रविवार के रूप में जाने वाला दिन है, तो वो कौन सा है? तो वो है 22 जनवरी 1905। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस दिन दोस्तों लाखों नियत प्रदर्शनकारी है वो इनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 130 व्यक्ति है वो मारे गए थे सरकारी आंकड़ों के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, फोंट में टेनिस कोर्ट शपथ की घटना कब घटित हुई? तो दोस्तों कब घटित हुई? तो ये 20 जून 1789 में फोंट में टेनिस कोर्ट शपथ की घटना है वो घटित हुई थी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 80 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक योगदानकर्ता नहीं था? कौन सा एक फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक योगदानकर्ता नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दांते। दांते नहीं था, बाकी वोल्टेयर था, रूसो था, दीदरो था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, यदि रूसो का जन्म न होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना असंभव था, यह कथन किसका है? यदि रूसो का जन्म न होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना असंभव था, ये कथन है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट का। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? तो वो है चिनूक। ठीक है, चिनूक। चिनूक है ये अमेरिका की एक स्थानीय हवा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। 83 नंबर प्रश्न है, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है? वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा की कुल अवस्थाएं हैं, तो आत्मा की कुल अवस्थाएं हैं तो वो है दोस्तों 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ठीक है, ये 4 हैं अवस्थाएं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है कर्मफल की इच्छा का त्याग, कर्मफल की इच्छा का त्याग। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा? गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जैन त्रिरत्नों में क्या सम्मिलित नहीं है? जैन त्रिरत्नों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वो है दोस्तों सम्यक स्मृति। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सम्यक स्मृति। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दूसरे से मन की बात को जान लेना, दूसरे से मन की बात को जान लेना तो उसको बोलते हैं मनः प्राय ज्ञान। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जो, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जो दोस्तों नित्य तथा परिवर्तनशील वस्तु है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
90 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? तो दोस्तों वो है 4। कितने हैं? 4 है। ठीक है। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध हेतु मार्ग। ठीक है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 91 नंबर का प्रश्न है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का है? तो बताइए किस दार्शनिक का है? तो ये सुकरात का है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुकरात का है। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सुकरात के मत को व्यक्त करता है? कौन सा कथन सुकरात के मत को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देकार्त के बारे में क्या सत्य है? देकार्त के बारे में क्या सत्य है? तो दोस्तों देखिए, उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई। उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार, मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार दोस्तों अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 95 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मनोवैज्ञानिक सुखवाद का अंतिम लक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का अंतिम लक्ष्य है, तो अंतिम लक्ष्य है वो है दोस्तों शारीरिक तथा इंद्रिय सुख की प्राप्ति। शारीरिक तथा इंद्रिय सुख की प्राप्ति, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 96 नंबर का प्रश्न है, सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, यह मत है। यह मत किसका है? तो यह मत है दोस्तों बेंथम का। किसका है? बेंथम का। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी सही नहीं है? कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए, ईश्वर है, आत्मा की अमरता है, स्वतंत्रता है, लेकिन शुभ संकल्प ये नहीं है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की महत्वपूर्ण मान्यता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, मनुष्य का प्रत्येक कर्म नैतिकता की परिधि में, मनुष्य का प्रत्येक कर्म नैतिकता की परिधि में है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों उसने लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही है। उसने लोक प्रशासन को एक महत्वपूर्ण क्रिया माना, बिल्कुल सही है। उसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकताओं पर जोर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः, तो ये हुआ था दोस्तों सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता? किसने कहा था ये? तो ये आर्डवे टीड ने कहा था दोस्तों। ये यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है एकीकृत दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों गुडनाओ। कौन? गुडनाओ। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 104 नंबर का प्रश्न है, लोक प्रशासन को कैंची की तरह 2 बार वाला औजार कहकर संबोधित किया। लोक प्रशासन को कैंची की तरह 2 बार वाला औजार कहकर संबोधित किया। ये संबोधित किया दोस्तों लेविस मेरियम ने। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है, प्रशासन एक नैतिक कार्य है,
एवं प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, उक्त कथन है। तो दोस्तों ये उक्त कथन किसका है? तो ये आर्डवेटीड का है दोस्तों ये कथन। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, प्रशासन का मर्म होता है, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, उक्त कथन किसका होता है, किसका है? दोस्तों बताइए यहाँ पे प्रशासन का मर्म होता है, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों लेवियस मेरियम का कथन है ये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, कार्य के दौरान होने वाली अनावश्यक गतिविधियों को दूर करने के लिए प्रवाह प्रक्रिया चार्ट प्रस्तुत किया। तो ये किसने किया? ये किया दोस्तों गिलब्रेथ दंपति ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गिलब्रेथ दंपति ने। 108 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का तंत्र कुशलता तंत्र कहलाता है? निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतन का तंत्र कुशलता तंत्र कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एच इमर्सन हेरिंगटन का। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? ये दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर की कृति है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? बताइए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 4 कथन है वो दे रखे हैं। इसमें देखिए सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संशोधित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो ये सभी उल्लेखित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, लोकायुक्त संस्था है। दोस्तों लोकायुक्त संस्था है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? तो ये हजबर्ग ने प्रतिपादित किया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है, उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अत्यावश्यक हो गया है, यह कथन साइमन के निर्णय निर्माण मॉडल के किस क्रिया से संबंधित है? उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अत्यावश्यक हो गया है, यह कथन साइमन के निर्णय निर्माण मॉडल के किस क्रिया से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बौद्धिक क्रिया से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्थानीय शासन की संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण का कार्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नांकित में से किसे सौंपा जाना चाहिए? स्थानीय शासन की संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण का कार्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नांकित में से किसे सौंपा जाना चाहिए? तो ये सौंपा जाना चाहिए दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग को। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने यह अनुशंसा की कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाली एक एकीकृत शासकीय संरचना होनी चाहिए? तो ये किसने अनुशंसा की? राइट आंसर हो जाएगा वो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह अनुशंसा की थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति का आधार है। तो दोस्तों वो आधार है औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों ही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही। ठीक है दोनों। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, समाज शास्त्र की स्थापना हुई। समाज शास्त्र की स्थापना दोस्तों हुई थी 1838 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, समाज की विशेषता है। समाज की विशेषता है तो दोस्तों यहाँ पे अमूर्त है और परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। 119 नंबर प्रश्न है, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, किसने कहा? समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, किसने कहा? तो दोस्तों किसने कहा? तो ये मैकाइवर ने कहा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मैकाइवर ने। 120 नंबर का प्रश्न है, दास प्रथा में समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में बटा हुआ था दोस्तों। दास, स्वामी या मालिक
और स्वतंत्र लोग। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 121 नंबर का प्रश्न है, तरलता को नियंत्रित करने के लिए स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 8 अप्रैल 2022 को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भूमि की मलकियत पर आधारित व्यवस्था में मुख्य वर्ग। भूमि की मलकियत पर आधारित व्यवस्था में मुख्य वर्ग वो है दोस्तों दास और सामंत है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 123 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के किस रूप में व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित होती है? सामाजिक स्त्रीकरण के किस रूप में व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जाति के आधार पर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, जाति का वर्तमान स्वरूप कौन से शासन की देन है? तो कौन से शासन की देन है? तो औपनिवेशिक शासन की देन है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक है मर्टन एवं निस्बेट की पुस्तक है दोस्तों ये, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मर्टन एवं निस्बेट। 126 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक समस्या एक अवधारणा है। सामाजिक समस्या एक अवधारणा है, तो ये सामाजिक है दोस्तों, सामाजिक की एक अवधारणा है। आगे देखिए यहाँ पे एड्स एक समस्या है, तो ये समस्या है दोस्तों, सामाजिक समस्या है ये। सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, समाज शास्त्रीय दृष्टि से समकालीन गरीबी का कारण है। तो गरीबी का कारण है वो है वर्ग समाज में असमानता की संरचना होना। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अत्यधिक विभेदीकृत समूह था। निम्नलिखित में से अत्यधिक विभेदीकृत समूह था, राइट आंसर हो जाएगा वो है वैश्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था है तो ये सामाजिक नियोजन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सामाजिक नियोजन। 131 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक समय में कौन से प्रकार के विवाह का चलन सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों एक विवाह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एक विवाह है। 132 नंबर का प्रश्न है, ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता पुरुषों में निहित होती है कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं दोस्तों पितृसत्तात्मक कहलाते हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही, पितृसत्तात्मक। 133 नंबर का प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें सारे कथन ही है वो क्या है, सीखने के प्रतिफल के संबंध में सत्य है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को स्टॉप करके इन तीनों को पढ़ लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, सीखने के प्रतिफल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सीखने के प्रतिफल के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें देखिए, इसमें भी ये सारे के सारे कथन है, ठीक है, ये सही है दोस्तों। तो इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं तो वो है दोस्तों वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए दोस्तों विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। सी नंबर का ऑप्शन सही। 137 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो अधिक महत्व दिया गया है तो ये बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रकार है तो दूसरी तरफ सामग्री है। यहाँ पर देखिए दृश्य सामग्री ब्लैक बोर्ड है, दृश्य सामग्री पाठ्य पुस्तक है, दृश्य सामग्री ग्रामोफोन। गलत हो जाएगा दोस्तों, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ग्रामोफोन है वो श्रव्य सामग्री है, सुनने वाला है, बाकी इसमें सारे सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, ये सुमेलित नहीं है। 139 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करने की अपेक्षा मानदंडों, वर्तियों, रुचियों तथा कौशलों का निर्माण करना है। यह कथन किसने दिया? तो दोस्तों ये कथन है वो किसने दिया? तो ये जे.एफ. फॉरेस्टर ने दिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना है। तो ये पाठ्य योजना है वो दोस्तों साधन है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही, साधन। 141 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है?
प्रोजेक्ट विधि का अवगुण कौन सा है? तो वो है अत्यधिक समय। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 142 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। बताइए दो खाली स्थान में क्या आएगा? तो इसमें सक्रिय और सरल है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीखने के प्रतिफल में क्या सम्मिलित है? सीखने के प्रतिफल में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें ये सभी सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। पढ़ना चाहें तो आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 144 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? आकलन की सीमा दोस्तों इसमें भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, ये नहीं है, बाकी तीनों है। आगे देखिए यहाँ पे 145 नंबर का प्रश्न है, संकलात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। तो किसके लिए अनुपयुक्त है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति पर निगरानी में, इसके लिए अनुपयुक्त है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नांकित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों परियोजनवाद पर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 147 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है तो ये क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 148 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा निर्माण का सिद्धांत नहीं है? बताइए कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर इसमें पृथकता का सिद्धांत ये नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 149 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। अब देखिए इसमें एक ही सत्य है और वो सत्य है दोस्तों यहाँ पर अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? तो वो है दोस्तों कक्षा कक्ष वातावरण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है सामाजिक अध्ययन का, उसका मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।